नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए फटाफट से आ जाइएगा। आज हम विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ सीधे अपने कंटेंट पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डायनामो के खोजकर्ता कौन है? तो डायनामो के खोजकर्ता है माइकल फैराडे। डायनामो के खोजकर्ता कौन है? माइकल फैराडे। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर की खोज किसने की? तो जो कंप्यूटर के खोजकर्ता हैं वह है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज की है। हीरा विद्युत का कुचालक है। देखिए, जो हीरा है वह कार्बन का ही एक अपरूप होता है और यह विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि जो आपका शुद्ध हीरा होगा उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाएगा। वहीं अगर बात ग्रेफाइट की जाए, जो कार्बन का ही एक रूप है, तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के रूप हैं, लेकिन जो हीरा होता है वह विद्युत का कुचालक होता है, वहीं जो ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। अब ग्रेफाइट किस में पाया जाता है? तो जो आपके पास पेंसिल होगी और उस पेंसिल के अंदर जो रॉड पड़ी हुई है काले रंग की, वो ग्रेफाइट की ही बनी हुई है। अगला देखेंगे, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी में जो मुख्य रूप से पाई जाती है वह ब्यूटेन पाई जाती है। इसके साथ साथ जो सिगरेट पीने इत्यादि में लाइटर का उपयोग करते हैं, तो उस लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो उस लाइटर में भी ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। तो लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन गैस। एलपीजी में दो गैसें होती हैं आपकी, ब्यूटेन और प्रोपेन, और इसके साथ में ब्यूटेन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फलों में पाई जाने वाली शर्करा जो सर्वाधिक मीठी होती है, तो जो आपकी शर्कराएँ होती हैं वह जैसे सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, इस प्रकार के रूप में पाई जाती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा फ्रक्टोज बताई गई है और यह मूलतः पाई जाती है शहद में। शहद में पाई जाने वाली जो आपकी शर्करा है उसे फ्रक्टोज शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, खाद्य पदार्थों के संरक्षण या डिब्बाबंदी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण जैसे हम कह सकते हैं कि हमने इमली की चटनी को संरक्षित किया है, या जेल या जैमी को संरक्षित किया है। इसके साथ साथ कई अन्य पदार्थ ऐसे होते हैं खाद्य, जिन्हें हम डिब्बाबंदी करते हैं, सीलबंदी करते हैं, तो वो किस कारण खराब नहीं होते हैं। हम मार्केटों से उन्हें कभी भी परचेज करें तो वो हमेशा एक शुद्ध रहते हैं, कभी भी वो खराब नहीं होते, उनमें कीड़े नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि उसमें सोडियम बेंजोएट मिला हुआ होता है। क्या मिला हुआ होता है? सोडियम बेंजोएट, जो उसमें किसी भी जीवाणु को पनपने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण या डिब्बाबंदी में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। अगला देखेंगे, कोयला कितने प्रकार का है? तो कोयला मुख्यतः 4 प्रकार का पाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है पीट कोयला, फिर है लिग्नाइट कोयला, इसके बाद है भूरा कोयला और बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। तो ये जो हम भूरा कोयला है, लिग्नाइट को ही भूरे कोयले के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले कौन सा है? पीट। उसके बाद कौन सा है? लिग्नाइट, यानी कि भूरा कोयला। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि किस कोयले को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? लिग्नाइट को। बिटुमिनस, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और एंथ्रासाइड, जिसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी प्लस, या कह सकते हैं 90% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है एंथ्रासाइड में। और जिस कोयले में कार्बन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है वह कोयला सबसे अधिक अच्छा होता है। तो अगर हम कहें कि सबसे उत्कृष्ट किस्म का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइट है। भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट को कहते हैं। सबसे कम अच्छा कोयला कौन सा है? तो पीट कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एलपीजी में दुर्गंध क्यों आती है? तो जो एलपीजी गैस है, हमारे घरों में जो भी सिलेंडर प्रयुक्त हो रहे हैं वह अगर खुले छोड़ दिए जाएं तो एक दुर्गंध आने लगती है। वह किस कारण आती है? तो उसमें मिली हुई गैस मिथाइल मरकैप्टन के कारण एलपीजी से दुर्गंध आती है। अगला देखेंगे, सोडियम को संरक्षित करते हैं। तो सोडियम को किसमें संरक्षित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। सोडियम को किसमें संरक्षित करते हैं? मिट्टी के तेल में। और फास्फोरस को किसमें संरक्षित करते हैं? इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिक का जो रिएक्टर है उसमें न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में हम कैडमियम का प्रयोग करते हैं। और कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? तो इटाई। अगला देखेंगे, झूठ या बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो आप देख रहे होंगे कि कई आसानी से ही आपको कहीं पर भी सोने जैसा ही दिखने वाला कहते हैं ना, कि बिल्कुल सोने जैसे, सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। तो इस प्रकार के जो भी आपके आभूषण या चीज़ें मिलती हैं जो देखने में सोने सी प्रतीत होती है लेकिन वो स्वर्ण की बनी हुई
नहीं होती हैं। तो ये बनी होती हैं आयरन पायराइड्स की। इसमें क्या मिला होता है? आयरन पायराइड्स। नेक्स्ट देखेंगे चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम अपने घर में जो चूहों को दवाई रखते हैं उसमें मिला होता है जिंक फास्फाइड, और जिंक फास्फाइड इनके अंदर जाने के कारण ही इनकी मृत्यु हो जाती है। समुद्री खरपतवार का मुख्य स्रोत क्या है? जो समुद्री खरपतवार हैं इनसे महत्वपूर्ण स्रोत इनका क्या है, मतलब इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? तो इनसे प्राप्त होता है आयोडीन। अगला देखेंगे दिया सलाई में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? तो दिया सलाई में जो मसाला लगा होता है उसकी तीली पर वह लगा होता है लाल फास्फोरस। याद रखेंगे कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों में क्या पाया जाता है? फास्फोरस। कितने परसेंट? 8%। दिया सलाई में भी किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। कैमरा दूरबीन में प्रयुक्त कांच कौन सी है? तो कैमरे के लेंस हो या दूरबीन के लेंस हो, इनमें जो कांच प्रयुक्त की जाती है उसे फ्लिंट कांच के रूप में जाना जाता है। धूप के चश्मों में कौन सी कांच प्रयोग की जाती है? तो जो हम धूप से बचने के लिए गॉगल्स लगाते हैं, चश्मे लगाते हैं, उसमें प्रयुक्त की जाती है क्रुक्स कांच। नेक्स्ट है आपका प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो प्रयोगशाला में जो पदार्थ सबसे पहले निर्मित किया गया था वह है आपका यूरिया। और यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंट पाया जाता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन का लगभग 46% पाया जाता है। मिट्टी की क्षारकता में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? यानी मिट्टी यदि आपकी क्षारक है तो उसे सही करने के लिए, क्षारकता कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने। अगला प्रश्न है शुष्क गैस किसका रूप है, या शुष्क गैस किसे कहा जाता है? शुष्क वर्ग, सूखी वर्ग ये कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी गैस या शुष्क गैस के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपके कहीं पर भी अग्नि लग जाती है, यानी कि आग लग जाती है, तो वहाँ अग्निशमन जो यंत्र होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आग को बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। शुष्क गैस किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला प्रश्न है साबुन के पानी में बुलबुले बनना। हम देखते हैं कि जब भी हम साबुन डालते हैं पानी में या डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं, तो जब हम उसे हाथ से मलते हैं तो उसमें एक पानी के बुलबुले बन जाते हैं, झाग बन जाता है। तो ये पानी के बुलबुले क्यों बनते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। इसके साथ साथ जो वर्षा की बूंदें होती हैं वह गोल क्यों होती हैं? तो वह भी पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। और हम याद रखेंगे कि जब भी हम गर्म गर्म सूप पीते हैं तो वह हमें स्वादिष्ट लगता है, और यही सूप अगर ठंडा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो सूप का स्वादिष्ट लगना, गर्म सूप का, वर्षा की बूंदों का गोल होना, साबुन के पानी में बुलबुले उठना, ये सभी किस क्रिया के उदाहरण हैं? तो पृष्ठ तनाव के। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे पौधे में जल का ऊपर चढ़ना या दिए की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? तो पौधे जो होते हैं वह जाइलम के द्वारा पौधे के प्रत्येक भाग में जल पहुंचाया जाता है। वह कहाँ से पहुंचता है? तो नीचे जड़ और तनों से होते हुए जो जल है वह पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाता है। इस क्रिया को जो जल ऊपर नीचे से खींच करके पौधे के ऊपर प्रत्येक भाग तक पहुंचता है, या हम किसी दिए में बत्ती डालते हैं तो वह तेल बत्ती में ऊपर चढ़ चढ़ के धीरे धीरे जलता रहता है। तो यह क्रिया उदाहरण है केशिकत्व का। केशिकत्व के कारण ये सारी क्रियाएं संपन्न हो पाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे चिकित्सा या एक्सरे उद्योग में प्रयुक्त एक्सरे किरणों की खोज किसने की? तो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक्सरे किरणों की खोज हो रही है, और इन एक्सरे वेव्स या एक्स किरणों का खोज किसने किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे अवश्रव्य तरंगे कितने हर्ट्ज तक की होती हैं? तो जो अवश्रव्य तरंगे हैं यह 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं आपकी अवश्रव्य तरंगे। अगर श्रव्य तरंगों की बात की जाए तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य में होती हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका निकल सकता है कि अवश्रव्य तरंगे तो 20 हर्ट्ज की, और श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के मध्य होती हैं, जिन्हें मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है। और नेक्स्ट होती हैं आपकी पराश्रव्य तरंगे, और यह पराश्रव्य तरंगों की जो क्षमता होती है वह होती है 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक। तो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक क्षमता पराश्रव्य की, 20,000 हर्ट्ज तक क्षमता श्रव्य तरंगों की, और सिर्फ 20 हर्ट्ज क्षमता किनकी होती है? अवश्रव्य तरंगों की। जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं इन्हें मनुष्य के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। यह आपके चमगादड़ हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, इनके द्वारा सुनी जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? तो पराश्रव्य तरंगें। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य किन किरणों को नहीं सुन सकता है, तो आपका हो जाएगा उत्तर
उत्तर पराश्रव्य तरंगें। और मनुष्य द्वारा सुने जाने की जो गति है ध्वनि की, आपके कह सकते हैं हर्ट्ज क्षमता है, वह कितनी है? तो 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट देखेंगे, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो जो वायु है उसमें ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो जो ध्वनि होती है उसकी सर्वाधिक चाल होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, और सबसे कम होती है गैस में। आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे अगर आप याद रख पाएंगे कि हम किसी भी ठोस चीज़ में, हम मान सकते हैं कि हम एक लोहे का टुकड़ा ले लेते हैं, कोई भी कील ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, और उसको अगर हम किसी ठोस स्थान पर ही उस पर आवाज़ करते हैं तो वह आवाज़ ज़्यादा तेज होती है। वहीं पर अगर हम किसी दूध में, पानी में, किसी द्रव चीज़ में उस चीज़ को डालते हैं तो आवाज़ उससे बहुत ही कम होती है। और अगर गैस में उस चीज़ को छोड़ दिया जाए तो वह चीज़ पूरी तरीके से आवाज़ नहीं कर पाती है और आवाज़ बिल्कुल भी ना के बराबर होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में, फिर द्रव में और फिर गैस में। नेक्स्ट देखेंगे, आपके पदार्थ की 3 अवस्थाएं भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो ठोस, द्रव और गैस। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अब वहीं पूछ लिया जाए कि द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? तो द्वितीयक रंग होते हैं पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला। रंगीन टेलीविजन में कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक रंग का। बहुत आसानी से समझ लेंगे प्राथमिक रंग कौन से हैं। तो प्राइमरी कलर हैं आपके लाल, हरा और नीला। अब इन्हीं लाल, हरा और नीला से अन्य सभी कलरों को बनाया जा सकता है। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? तो पीला, मैजेंटा और पीकॉक नीला। और जो हम आज घरों में टेलीविज़न देख रहे हैं इसमें कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो लाल, हरा, नीला, यानी कि प्राथमिक रंगों का। मानव नेत्र की स्पष्टतम न्यूनतम दूरी कितनी है? तो मानव नेत्र की जो स्पष्टतम न्यूनतम दूरी है वह है 25 सेंटीमीटर। अमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा की गति या एम्पियर, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। विस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो द्रवों की संयंत्रता को विस्कोग्राफ से मापा जाता है। फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई को फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है। रेन गेज से क्या मापा जाता है? तो रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है, यानी कि वर्षा की जो माप है वह रेन गेज नामक यंत्र से की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, पाश्चुरीकरण की खोज किसने की? तो पाश्चुरीकरण की खोज की थी लुई पाश्चर ने। पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ग्रामोफोन की खोज किसने की? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने। थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन की खोज की है। ग्रहों की खोज किसने की है? केपलर ने। ग्रहों की खोज किसने की है? केपलर ने। और वर्तमान में कुल कितने ग्रह हैं? तो आपके 8 ग्रह हैं। सौरमंडल की खोज किसने की है? कॉपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की है? कॉपरनिकस ने। ग्रहों की खोज किसने की है? केपलर ने। देखिए याद रखेंगे कि जो सौरमंडल की खोज है वह कॉपरनिकस के द्वारा की गई है, और अगर ग्रहों की खोज पूछी जाएगी तो केपलर के द्वारा की गई है। तो इस प्रकार हमने साइंस विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अपनी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से प्रोवाइड हो सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा तो सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।